हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं हम गॉस थ्योरम की इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। देखो ये जो गॉस थ्योरम है या तो गॉस थ्योरम या इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हर साल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, फाइनल एग्जाम में आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है उस हिसाब से। तो हम गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन लेते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब गॉस थ्योरम को यूज करके हमें किसी चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। ये मान लेते हैं अपने पास में कोई स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है r है, और इस सेल के सरफेस पर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सपोज charge q is uniformly distributed over the surface of this cell। ये जो सेल है इसके ऊपर हमने चार्ज ले रखा है q। सेल का जो रेडियस है वो हम क्या मान लेते हैं r। अब देखो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें इस स्फेरिकल सेल के कारण से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं इस सेल के कारण से। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। दूसरी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। तो हम तीनों केस को डिस्कस करते हैं। पहला केस हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ दिस सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। देखो भाई, सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कोई पॉइंट लेते हैं P। लेट अस टेक एनी पॉइंट P आउटसाइड द सेल, और इस सेल का जो सेंटर था वो मान लेते हैं हम O। अब मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है OP या डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सेल OP इज इक्वल टू R। हम ये मान लेते हैं OP स्मॉल r के बराबर है। अब देखो ये जो पॉइंट P है ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। हम इसको यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे। तो ये पॉइंट P सेल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हम कहीं भी मान लेते। तो इस पॉइंट P के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि पॉइंट P सेल के जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इज कांस्टेंट। देखो अगर हम इस OP को रेडियस मानकर लेट अस कंसीडर अनदर स्फीयर या अनदर स्फेरिकल सेल अराउंड दिस गिवन सेल, इस OP को रेडियस मानकर हमने और कोई दूसरी स्फेरिकल सेल कंसीडर कर ली दी हुई सेल के चारों तरफ। अब इस सेल के सरफेस के ऊपर देखो हम कहीं भी ये पॉइंट P कहीं भी ले सकते हैं। उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो सरफेस है ये क्या बना, गॉसियन सरफेस बन गया। और गॉसियन सरफेस क्या होता है हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी सेल है इस सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। मान लेते हैं भाई लेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेता हूं मैं E है। लेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हमें निकालना है। हम इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको हमने क्या मान लिया, E मान लिया। अब देखो हमारे पास में ये जो गिवन सेल थी पॉजिटिवली चार्ज है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस रेडियली आउटवर्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दैट विल बी अलोंग OP, और यूं कहते हैं कि इट इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट। लेट वेक्टर ds इज एनी स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड P। ये मान लेते हैं इस P के अराउंड में कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds। सो डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड
देखो वी नो दैट एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर और आउटसाइड होती है। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। अब देखो हम गॉस थ्योरम को जब अप्लाई करते हैं तो हमें जो कंसेप्ट दिमाग में रखना है वो हम ये रखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस। और दूसरी बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो फ्लक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को लेके सोल्व कर लेते हैं और फिर जो फ्लक्स आएगी उसको डायरेक्टली गॉस थ्योरम के अनुसार इसके बराबर पुट कर देंगे। तो लेट अस सोल्व फर्स्ट दिस इक्वेशन, हम इसको सोल्व करते हैं। लेट अस सोल्व सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E डॉट ds, इसको सोल्व करता हूं। देखो E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0, सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू E ds cos 0 एंड cos 0 इज 1 एंड आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। हम पहले कह चुके हैं कि ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस है, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन में केवल ये जो ds का स्मॉल एरिया था इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर एंड वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। देखो ये जो सेल जिसका रेडियस हमने स्मॉल r ले रखा है तो इसका एरिया कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रेशन है सिंपली कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट। ये तो हमने इस इंटीग्रेशन को हल किया वेक्टर E डॉट ds का इंटीग्रेशन। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो ये जो इंटीग्रेशन है वेक्टर E डॉट ds या यूं कहते हैं ये फ्लक्स किसके बराबर होती है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का टोटल चार्ज। अब देखो ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर चार्ज कितना है, जो गिवन सेल के सरफेस पे प्रेजेंट था और वो था q। सो हमारे पास में ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, दोनों को यदि हम इक्वेट कर दें, देखो यहां से हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी कैन से दैट E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, और ये कह दें E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, और E is equal to, यहाँ से हम E निकाल लेते हैं, E is equal to q upon r square into epsilon naught, that is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square। सो देखो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया that is equal to E is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square। This is the value of electric field due to a uniformly charged spherical cell। अब देखो ये जो इस स्फेरिकल सेल के कारण से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर हम ये कह दें कि स्फेरिकल सेल की जगह हम कोई चार्ज q ले लेते हैं, इस चार्ज q से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो भी वैल्यू सेम आती है, E is equal to q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण से, और ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है इस चार्ज पॉइंट चार्ज q से डिस्टेंस r पे। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। यहाँ से जो रिजल्ट आया हमारे पास में, इस रिजल्ट से वी कैन प्रूव दैट ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। कोई भी जो स्फेरिकल सेल होती है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ से अल्टरनेट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रूव दैट ए चार्ज स्फेरिकल सेल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो भी हमें यही प्रूव करना है। अगर डायरेक्टली आ जाए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, तो भी हमें यही आर्टिकल करना है। तो ये तो हो गई इसकी एक एप्लीकेशन। अगली जो एप्लीकेशन है
वो क्या बची, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका जो नेक्स्ट केस था, एक केस हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के बाहर निकाला। अगला केस हम क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट को सेल की सरफेस पे ले आते हैं। देखो हमने तीन पॉसिबिलिटी पढ़ी थी, तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। इस सेल के सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। देन वी नो दैट, अभी हमने ये जो प्रूव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के बाहर निकाला किसी भी डिस्टेंस r पे, वैल्यू के i इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब यदि इस पॉइंट को हम सेल की सरफेस पे ले आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल r है ये इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, या यूं कहते हैं कि डिस्टेंस OP किसके बराबर हो जाएगा, इस सेल के रेडियस के बराबर। सो हम यहाँ पर स्मॉल r की जगह यदि कैपिटल R पुट कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। एंड वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। यदि हम इस सेल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो सेल के सरफेस पे चार्ज q है और इस सेल का जो एरिया है वो है 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर होता है सिग्मा के बराबर। अब इस रिजल्ट में हम q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर को यदि सिग्मा पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ जाएगी सिग्मा, और ये बटे में रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल। अब बात करते हैं हमारे पास में जो तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। इस सेल के अंदर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to surface integral of electric field, that is vector E dot ds is equal to q upon epsilon naught। q is charge inside the closed surface। बट अगर हम कोई पॉइंट इस सेल के अंदर ले लेते हैं, वैसे मान लो मैंने पॉइंट ए ले लिया सेल के अंदर, और इसको समझाने के लिए हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास में गिवन सेल थी, इसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब यदि इस सेल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे पॉइंट ए लिया अपने यहाँ पर, इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर यदि हम और कोई स्फेरिकल सेल ड्रा करते हैं, तो हम यहाँ पर आसानी से देख रहे हैं कि जो इस सेल के अंदर चार्ज कितना है, 0, क्योंकि चार्ज तो बाहर है। जब चार्ज 0 है तो यहाँ से फ्लक्स भी क्या आ जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगी, 0। सो फ्लक्स 0 है, सो वी कैन से दैट यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये थी हमारे पास में इसके 3 केसेस। अब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में वेरी करता है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर ए चार्ज स्फेरिकल सेल। किसी चार्ज स्फेरिकल सेल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस के साथ में कैसे वेरी करता है। देखो भाई, हमने सेल के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और हम ये कह सकते हैं कि इफ डिस्टेंस इज लेस देन r, यदि डिस्टेंस की वैल्यू इस r से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, 0। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ वो सेल के सरफेस से शुरू हुआ। अब जैसे जैसे हम सेल के सरफेस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता हुआ चला जाएगा। सो यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ को हम इस प्रकार से प्लॉट कर सकते हैं। सपोज अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस r, और y एक्सिस के अलोंग हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो शुरू हुआ है ना वो कितने डिस्टेंस से शुरू होता है,
जब r की वैल्यू किसके बराबर हो, r के बराबर। इस सेल के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ और सेल के सरफेस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद में जो डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में क्या होगा, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी एक एप्लीकेशन। अगली जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।